नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं कि जो हमारे घरों तक बिजली आती है वो किस प्रकार से आती है और जो बिजली आती है उसमें से फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होती है। बेसिकली फेज का क्या काम होता है, न्यूट्रल का क्या काम होता है और उसी के साथ जो अर्थिंग होती है वो क्या काम करती है, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। और इसी के साथ में हम ये देखेंगे कि कोई फेज तार होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि फेज तार में पंछी बैठा हुआ होता है लेकिन उसको करंट नहीं लगता है, विद्युत का झटका नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो अर्थिंग होती है ना, ये किस प्रकार से किसी को सेफ्टी देती है और किस प्रकार से ये जो लीकेज करंट होता है उसको ग्राउंड करती है ना। तो आइए सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारे घरों तक एक सप्लाई आई हुई है। हमारे घरों तक सप्लाई आती कैसे है? तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर, समझिएगा, एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, जो 11,000 वोल्टेज को 415 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और इसी 230 वोल्ट को हम अपने घरों तक लाते हैं, है ना। इसी 230 वोल्ट को हम जनरली इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से आता है टोटल 4 तार। 4 तार कौन कौन से हैं? ये है, देखिए, ये एक तार, ये दूसरी तार, ये तीसरी तार और ये चौथी तार। इसमें से जो 3 तार होते हैं ये फेज के काम आते हैं और एक जो तार होता है ये न्यूट्रल का काम करता है। किसका काम करता है? न्यूट्रल का काम करता है। जब बात आती है फेज से ना, तो फेज होता क्या है, फेज का काम क्या होता है, उसको जानने से पहले आप समझिए कि फेज को और किस किस भाषा में और किस किस लैंग्वेज में हम पढ़ते हैं। फेज को हम हॉट वायर भी कहते हैं, फेज को हम गर्म तार भी कहते हैं और फेज को हम लाइव तार भी कहते हैं। और फेज तो फेज होता ही है ना। तो फेज को हम कैसे पहचानेंगे कौन सा तार फेज का है? उसके लिए एक कलर कोडिंग यानी कि स्टैंडर्ड मानक कलर कोडिंग तैयार किया गया है। वो कलर कोडिंग क्या है? R, Y और B। R का मतलब क्या है? रेड वायर यानी कि लाल तार। Y का मतलब है येलो यानी कि पीला कलर का तार, वो भी फेज ही होगा। और B का मतलब ब्लू यानी कि नीला कलर का तार, वो भी फेज होगा। यानी कि लाल कलर का भी तार फेज है, येलो कलर का भी तार फेज कहलाएगा और ब्लू कलर का भी तार फेज ही कहलाएगा। यानी कि ये तीनों तार किसके काम में किसके काम में आएंगे? तो ये फेज के काम में आएंगे, है ना। और इसी के साथ में एक होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल जो होता है वो काले रंग का होता है। किस कलर का होता है? वो काला कलर का, ब्लैक कलर का होता है ना। अब आइए समझते हैं हम कि फेज का काम क्या होता है ना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि आपके घर में एक बल्ब है ना, आपके घर में क्या है, ये एक बल्ब है। इस बल्ब को आपको क्या देना है? फेज देना है और न्यूट्रल देना है। यहाँ पर सोर्स है ना, यहाँ पर क्या है? सोर्स है। तो आप कैसे देंगे? देखिए, आपने क्या किया, एक तरफ को इस प्रकार से वायर से कनेक्ट कर दिया जिसको हम फेज तार कहते हैं। यहाँ ये क्या है? सोर्स है, जहाँ से क्या है? करंट जाएगी। करंट यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ तक गई। यानी कि जब तक इसको न्यूट्रल नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जलेगा। तो फेज तार ये हो गया। अब बल्ब को आपको जलाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? न्यूट्रल तार लगाना पड़ेगा। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि करंट अगर इस लैंप तक गई है, जितना करंट इस लैंप तक गया है उतना करंट क्या है? उतना करंट वापस आना चाहिए। यानी कि जैसे कि 10 एम्पियर का करंट यहाँ से गया हुआ है ना, तो 10 एम्पियर का करंट वापस नहीं आएगी। कितने आएगी? यहाँ पर मान लीजिए कि 8 एम्पियर का करंट आती है वापस, है ना। 8 एम्पियर करंट वापस आती है। 2 एम्पियर कहाँ पर गई? तो 2 एम्पियर हमने इस्तेमाल किया इस लैंप को जलाने में। अब इस 2 एम्पियर जो है ना, ये बिजली का यूनिट बनाएगी और इसी का हमें पेमेंट करना पड़ेगा। इसी को हमें सरकार को पैसा देना पड़ेगा। यही हमारा क्या है? मतलब कि इसी को हम बिजली का उपयोग करते हैं इस प्रकार से, है ना। तो जितना जरूरी देखिए फेज है उतना ही यानी कि जैसे कि देखिए करंट यहां से निकली और वापस आने के लिए जिस तार की जरूरत पड़ रही है वो न्यूट्रल है और जाने के लिए जिस तार की जरूरत है वो फेज है। अब आप कहते होंगे कि सर फेज जरूरी है कि न्यूट्रल जरूरी है? तो मेरे भाई, जितना जरूरी फेज है ना उतना जरूरी न्यूट्रल भी है। कैसे? जैसे कि आपको घर से बाहर कहीं घूमने जाना है ना। अगर आपको जाना है तो आपको घर से जाना पड़ेगा, तो जो जा रहे हैं वो क्या है? वो फेज है। अब ऐसा तो है नहीं कि संन्यास लेने जा रहे हैं, घर बार छोड़ करके जा रहे हैं, वापस तो आएंगे ना। तो जो वापस आएंगे वो न्यूट्रल है, जो जाएंगे वो फेज है। जो वापस आएंगे वो न्यूट्रल है, जो जाएंगे वो फेज है। उसी प्रकार जैसे आप सांस लेते हैं, हम सांस लिए, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं यानी कि करंट अंदर आ रही है वो क्या है? फेज है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे, उसको रिलीज करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। तो जो बाहर छोड़ रहे हैं, जो करंट जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल। आना
फेज जाना न्यूट्रल, तो दोनों जरूरी है ना। इस बल्ब को जलाने के लिए जिस प्रकार से फेज और न्यूट्रल दोनों जरूरी है, उसी प्रकार से फेज मतलब कि फेज और न्यूट्रल दोनों चीज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। ये होता है फेज और ये होता है न्यूट्रल। जैसे कि आपको मान लीजिए कि घर में कोई एक बल्ब जलाना है या फिर कोई एक मान लीजिए कि सिंगल फेज की हीटर है, इसको आपको चलाना है, तो तीनों फेज में से कोई एक फेज का तार अंदर ले जाइए और एक न्यूट्रल का तार अंदर ले जाइए, इसमें कनेक्ट कर दीजिए, ये हीटर आपका चलने लगेगा। लेकिन ये हीटर अगर 3 फेज की है तो तीनों में से एक एक तार, तीनों फेज में से आपको एक एक तार ले जाना पड़ेगा और साथ में एक न्यूट्रल, फिर आप इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तब आपका 3 फेज की सप्लाई जो है वो चलेगी, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार से हमारे घरों तक क्या होती है, लाइट आती है ना। ये चीज आपने समझ लिया। अब आगे देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जब सूर्यास्त होता है गर्मी के टाइम में, है ना, यानी कि 6 बजे 5-6 बजता है, उस समय देखते होंगे आपकी जो पंछियां होती हैं जब चरने खाने के लिए जाती हैं तो 5-6 बजे लगभग गर्मी के सीजन में 5-6 बजे 7 बजे वो वापस आती हैं अपने घोंसले में। तो वापस आते समय आप अक्सर देखते होंगे कि जो बड़े बड़े टावर्स लाइन्स होते हैं, उन टावर लाइन में जो तार होती है फेज वाली तार, उस तार में पंछी इस प्रकार से बैठे हुए होते हैं। ये आपने नेचुरली बहुत बार देखा होगा, है ना। तो आइए समझते हैं कि करंट का झटका इनको क्यों नहीं लगता है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे पंछी हैं, आपको ठीक तरीके से समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक सिंगल पक्षी को देखिए, ये एक क्या है, ये एक चिड़िया है, यहाँ पर 2 तार है ना। ये दोनों तार किसका है, फेज के हैं। ये बड़े इत्मीनान के साथ बैठी हुई है, ना ही इसको करंट का झटका लग रहा है, ना किसी चीज का इसको डर है। क्यों इसको करंट का झटका नहीं लग रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि करंट जब जाती है, इसके शरीर से करंट गई, इसके शरीर से करंट गई और वापस आगे चली गई, यानी कि वापस आई नहीं, वो आगे चली गई। और जब तक वापस नहीं आएगी करंट, तब तक इसको करंट का झटका नहीं लग सकता, है ना। कब तक करंट का झटका नहीं लग सकता, इसके अंदर करंट गई और आगे चली गई, वापस आई ही नहीं, और जब तक वापस नहीं आएगी तब तक इसको करंट लग ही नहीं सकता है ना। अब यहां से एक सवाल बड़ा प्यारा सा उठता है, एग्जाम में पूछता है कि कोई पंछी है जो लाइव तार पर बैठी हुई है, उसको करंट का झटका क्यों नहीं लगता। तो हम यहां पर सवाल का आंसर ये देते हैं कि जो पंछी का जो पैर है, इस पैर का प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस, वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके वजह से इसके अंदर करंट इसके बॉडी में एंट्री ही नहीं कर पा रही है और ना ही इसको झटका लगता है ना। और भी इसके सवाल होते हैं, और दूसरा इस सवाल का जवाब और भी एक है कि भाई करंट जो है ये रिटर्न आ ही नहीं रही है, इसके वजह से इसको झटका नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार वहां पर आंसर दिया जाता है ना। अब देखिए, ये पंछी यहां पर बैठा हुआ है, इस सिचुएशन में इसको करंट का झटका नहीं लग रही है। तो किस सिचुएशन में करंट का झटका लगती है, देखिए ये क्या है, ये 3 फेज है ना, 3 फेज है और एक नीचे न्यूट्रल की तार गई है। अब इन भाई साहब ने क्या किया कि 3 फेज के संपर्क में आ गए और इनको तीनों फेज का मिला करके झटका जो है वो बहुत बुरा झटका लगा और इस पक्षी की मौत हो चुकी है। यहां पर इसने देखिए एक तार पर बैठ करके पंगा लिया था, यहां पर ये तीनों तार के संपर्क में आकर के पंगा ले लिया। जैसे कि अगर कोई किसी एक इंसान से पंगा लेता है तो हो सकता है वो इंसान बड़ा निर्दयी हो और उसको माफ कर दे, जा भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर वही इंसान एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 इंसानों से उलझता है तो हर इंसान एक विचार का होता नहीं, हर इंसान निर्दयी नहीं होता, हर इंसान माफ करने वाला नहीं होता, है ना। और जो इंसान माफ करने वाला नहीं होगा फिर तो वो निपटा ही देगा। उसी प्रकार से इसने क्या किया कि एक वायर से यहाँ पर पंगा लिया बैठ करके, इसको कुछ नहीं हुआ तो इसके अंदर क्या आ गया, घमंड आ गया कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसने 3 तार के संपर्क में आ गया, है ना, इस तार के भी, इस तार के भी और इस तार के भी, 3 तार के संपर्क में आते ही ये निपट गया। यानी कि हाई करंट इसको मिला, क्या मिला, हाई करंट यहां से आई, इसके बॉडी में एंट्री की, फिर वापस चली गई, यानी कि यहां पर सर्किट पूरा हो गया और इसको झटका लग गया। झटका किस किस केस में लगता है, 2 फेज के बीच में अगर कोई संपर्क में आ गया तो झटका लगता है, और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में आ जाए तो भी करंट का झटका लगता है, और एक फेज और एक अर्थ के बीच में आ जाए ना तो भी बड़ा जोरदार झटका लगता है। और झटका लगने वाले की ना मृत्यु भी हो सकती है, उसकी लाइफ भी झटक सकती है। तो ये सिचुएशन होता है कि पंछियों को लाइट कब कब मारती है और किस सिचुएशन में इनको करंट जो है वो नहीं मारती है ना। जैसे कि इन भाई साहब का देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं मूर्खता वाली काम करते हैं, जिनको जानकारी नाम का कोई चीज पता नहीं है लेकिन फिर भी लाइनमैन का काम करते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि घर गांवों में, है ना, कस्बों में लाइनमैन होते हैं और काम करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर बड़ी सेफ्टी के साथ काम किया जा रहा है। 2 लाइनमैन यहां पर चढ़े हुए हैं, बड़ा सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक लाइनमैन यहां पर चढ़ा हुआ है, ना तो
इसके पैर में कोई सेफ्टी शूज है, ना ही हाथ में हैंड ग्लव्स है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का सेफ्टी कैप पहन रखा है, टोपी पहन रखा है और साथ में एक पिलास रखा है ना। अब ये 11,000 वोल्टेज में काम कर रहा है और 2 फेज के संपर्क में आ गया, इसका तो राम नाम हो गया ना सत्य। तो जब भी जिसको भी काम करना चाहिए ना, तो जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 होता है उसमें बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, बहुत सारे नियम बने हुए हैं। हर एक नियम का अपना एक अलग महत्व है, अपना एक अलग आपको जानकारी देता है। उस नियम को आप पढ़िएगा, है ना। तो ये चीज होती है किस प्रकार से सेफ्टी से काम करना चाहिए और किस प्रकार से सेफ्टी से काम ना करने का नतीजा क्या होता है, वो चीज आप देख लिए। जैसे कि इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो इनको देखिए, ये बड़ा अनुभवी, बड़ा एक्सपीरियंसी लाइन में लगते हैं, टेक्नीशियन लगते हैं, क्योंकि इन्होंने बाकायदा सर पे भी सेफ्टी पहन रखा है और हाथ में हैंड ग्लव्स भी लगा रखा है और पैर में सेफ्टी शूज भी पहना ही होगा, है ना। इतना देखने के बाद तो इतना विश्वास आ गया। ये एक पैनल है, ये क्या है, पैनल है। यहाँ पर एयर सर्किट ब्रेकर ABC है और इसके अंदर ये काम कर रहे हैं। इनको ना विद्युत का झटका लगने का चांस बहुत कम है। क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इनको विद्युत का झटका लग ही नहीं सकता, क्योंकि पैर में इन्होंने क्या पहन रखा है, जूता पहन रखा है। और जो जूता होता है, जूता जो है पूरी तरह से इंसुलेट होता है और उसमें से करंट प्रवाह नहीं कर पाता और इनको ग्राउंड नहीं मिल पाता। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर करंट आ गई और ये करंट इनके बॉडी में चलेगी और इन्होंने सेफ्टी शूज पहन रखा है और सेफ्टी शूज पूरी तरह से इनको इंसुलेट कर रखा है, तो वो करंट नहीं मारने देगा। और इसके साथ में इन भाई साहब को देखिए, तो इन्होंने टोपी तो लगा रखा है जिसकी जरूरत भी नहीं है, ना ही ये हाथ में हैंड ग्लव्स लगा रखे हैं और मुझे नहीं लगता कि ये शूज पहने रखे होंगे, है ना। शूज भी नहीं पहना होगा इसने। और ये हाई करंट पर, कैसे मैं कह रहा हूं हाई करंट, यहां पर बस बार आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मेरे भाई बस बार ना वहीं पर प्रयोग करते हैं जहां पर हाई अमाउंट का करंट हमें फ्लो कराना होता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो इतना हाई करंट पर ये देखिए काम कर रहे हैं और बिना सेफ्टी के। अगर इनको करंट लग गया ना तो इनको बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचा सकता इनको, है ना। तो ये होता है एक अनुभवी और ये होता है एक इस प्रकार के व्यक्ति जिनको अपने खुद की परवाह नहीं होती है या फिर उनको नॉलेज नहीं होती है। दोनों चीज हो सकता है, या तो नॉलेज नहीं है या फिर उनको परवाह नहीं है, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क नहीं है यार, इश्क में रिस्क लिया जाता है। ये इश्क नहीं, ये एक ड्यूटी है। ये क्या है, एक ड्यूटी है। तो ये है फेज की कहानी। और ये कहानी किसकी थी कि भाई झटका क्यों नहीं मारता है अगर कोई पक्षी एक तार पे बैठा हुआ है। तो अब आइए समझते हैं कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कैसे काम करती है। अर्थिंग मीन्स होता है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। हम कैसे सुरक्षा लेते हैं अर्थिंग से? देखिए, ये क्या है, एक कूलर है। ये क्या है, एक कूलर। आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसे मैन्युफैक्चर्ड कंपनी हो गई हैं जो कूलर की बॉडी पीवीसी की बनाती हैं, है ना। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंपनी है जो पीवीसी के जगह पर आयरन की बॉडी देते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक आयरन बॉडी कूलर है। मान लीजिए इस कूलर को चलाने के लिए मैंने यहाँ से फेज दे दिया और मैंने यहाँ से क्या दे दिया, न्यूट्रल दे दिया। फेज न्यूट्रल दे दिया, चल गया। अब किसी कारण से मान लीजिए यहाँ का तार का इंसुलेशन छिला, यहाँ का तार का इंसुलेशन छिला और ये पूरे बॉडी में ये क्या आ गया, फेज आ गया। जब पूरे बॉडी में करंट आ जाता है ना तो ये फेज तार के जैसे काम करने लगता है। अब देखिए इसमें करंट आ गया। अब करंट तो आंखों से दिखाई देता नहीं है कि दूर से ही देख लेंगे कि इसमें करंट आ गई है तो हम छुएंगे नहीं। मान लीजिए कि मिस्टेक हो गया और किसी ने हाथ लगा दिया तो उसको बहुत बुरा करंट का झटका लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है ना, इसने यहाँ पर क्या कर दिया, हाथ लगा दिया। यहाँ पर क्या किया, इसने हाथ लगा दिया। अब ये जमीन पर खड़ा है, ये क्या है, ये जमीन पर खड़ा है। यहाँ से करंट इसके अंदर एंट्री की और यहाँ से फिर से करंट वापस आ गई। इसको मतलब एक सर्किट बन गया और इसको बहुत बुरा करंट लगेगा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम इस प्रकार से अर्थिंग कर देते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अगर आपको अर्थिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए ना तो एक है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 33। इसके बारे में आप देखिएगा, इस रूल को आप खंगालिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बचा सकते हैं अगर हम इसको अर्थिंग करते हैं तो। अब देखिए अर्थिंग के फायदे क्या होते हैं। जैसे कि यही एक कूलर है ना, ये एक क्या है, एक कूलर है। ये देखिए ये क्या है, एक कूलर है और इस कूलर को हमने यहाँ पर सप्लाई दिया। ये क्या है, इसका फेज है। यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, यानी कि फ्यूज हमेशा किस में लगता है, हमेशा फेज तार में लगता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, ये फेज तार है, हमने सप्लाई दिया। यहाँ से देखिए करंट जा रही है और ये करंट क्या है, इसके बॉडी में टच हो गई और ये इसको यहाँ पर देखिए इसने छू रखा है। इसने क्या कर रखा है, इस कूलर की बॉडी को छू रखा है और ये करंट क्या हुआ, यहाँ से आया और इसके अंदर एंट्री कर गया। ये देखिए इसके अंदर एंट्री कर गया, इधर से इसको अर्थिंग मिल गया और इधर से फेज मिल गया। अब दे दनाधन झटका मारेगा, कुछ टाइम बाद इसको हो सकता है कि निपटा भी दे,
है ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया हमने कि ये जो कूलर है, इस कूलर के बॉडी को अर्थिंग कर दिया। कूलर के बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। यहाँ से देखिए आप, ये पूरी तरह से अर्थिंग हो गया। अब ये अर्थिंग से कैसे सुरक्षा देगा, करंट इससे लीकेज होती हुई कहाँ चली गई, ये अर्थिंग में चली गई। अर्थिंग का रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बहुत कम होता है। ये देखिए कितना 0.20 ओम है। और किसी व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना है, 3 किलो ओम, यानी कि 3000 ओम। 3000 ओम का मतलब होता है कि करंट, देखिए करंट और रेजिस्टेंस के बीच का 36 का आंकड़ा होता है। करंट बिल्कुल भी रेजिस्टेंस को नहीं पतियाता, अपना बिल्कुल जाने दुश्मन मानता है वो, है ना। तो जिस रास्ते में प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा उस रास्ते में करंट जा नहीं सकती, तो इधर करंट जाएगी नहीं। फिर करंट कहाँ आएगी, इस रास्ते में आएगी और फिर ग्राउंड हो जाएगी। ये पूरी तरह से व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए क्या है कि ये एक चौराहा है, ये क्या है, एक चौराहा है, यहाँ पर घर है ना, किसी को जाना है इसके घर तक, तो एक रास्ता यहाँ पर निकलती है जिसमें बहुत सारे ब्रेकर हैं, जगह जगह पर क्या है, जगह जगह पर ब्रेकर हैं। एक रास्ता निकलता है ये जिसमें ब्रेकर तो है लेकिन हो गया जितना होना चाहिए उतना है, और एक रास्ता और निकलता है जो बिल्कुल क्या है, इसमें एक भी ब्रेकर नहीं है। तो आप किस रास्ते से जाना पसंद करेंगे, सिंपल सी बात है, इसी रास्ते से जाना पसंद करेंगे। तो ये ब्रेकर क्या है, ये प्रतिरोध है। जिस प्रकार से आप इस ब्रेकर को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार से करंट क्या करती है, प्रतिरोध को पसंद नहीं करती है। जिस रास्ते में ब्रेकर सबसे कम होंगे आप उसी रास्ते से जाएंगे, इसी प्रकार से करंट जिस रास्ते में प्रतिरोध सबसे कम होगा उसी रास्ते से जाने की कोशिश करेगा। तो अर्थिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम रखा जाता है। हम कैसे अर्थिंग के प्रतिरोध को कम रखते हैं, आइए जरा इसके बारे में देखिए। ये देखिए अर्थिंग करने के बहुत सारे अपने इंडिया में तरीके हैं। जैसे एक होता है प्लेट अर्थिंग, है ना, एक होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा होता है रॉड अर्थिंग, तीसरा होता है पाइप अर्थिंग। तो ज़्यादातर हम रॉड अर्थिंग इस्तेमाल लेते हैं। मान लीजिए एक सरिया ले लिए इतना बड़ा, उस सरियों को हमने क्या कर दिया, घुसा दिया ज़मीन पर, और ज़मीन पर घुसाने के बाद क्या कर दिया, उसके चारों तरफ, है ना, उसके चारों तरफ हमने क्या किया, कोयला जिसको हम कहते हैं चारकोल, लकड़ी का जो कोयला होता है वो, नमक होता है, पानी होता है, इन सबको मिक्स करके हमने यहाँ पर रख दिया, कर दिया। मिक्स करने से क्या होता है, इसके चारों तरफ ना मॉइस्चराइज बना रहेगा, नमी बना रहेगा। नमी का प्रतिरोध बहुत कम होता है और करंट आसानी से इस रास्ते से आ सकेगी। अगर सूखा रहता तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता। तो हमने क्या कर दिया, ये सारा मिश्रण करके इसको हमने क्या कर दिया, गीला कर दिया। और जो अर्थिंग का तार होता है ना, वो हमेशा किस रंग का होता है, हमेशा वो ग्रीन रंग का होता है, हरे कलर का होता है ना। समझिए, अब इस तार को हमने कहां पर कनेक्ट कर दिया, यहां पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, यहां पर कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, 3 पिन प्लग टॉप है, इसको हमने कहां पर लगाना है, इसको यहां पर लगाना है। अब इसको हमने कहां पर लगा दिया, यहां पर लगा दिया। अब देखिए ये जो है ये इस बॉडी के साथ कनेक्ट है, यानी कि अगर इस बॉडी में लीकेज करंट आता है, इस बॉडी में अगर करंट सर्कुलेट होता है, इस बॉडी में करंट आ जाता है, तो ये करंट कहां आएगी, ये करंट यहां आएगी। ये किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, और ये किससे कनेक्ट है, इस वायर से कनेक्ट है। और ये वायर पूरी तरह से क्या है, ये वायर पूरी तरह से अर्थिंग हुई है ना। यानी कि बॉडी से जो करंट लीकेज हुई है वो डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी, अर्थिंग में आ जाएगी, और इस प्रकार से सुरक्षा मिल जाएगा। अगर आपको एसी का अर्थ लीकेज के बारे में जानना है तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 48 एक है, उसको जाकर के आप खंगालिए, वहाँ पर लीकेज करंट के बारे में आपको पूरा A to Z जानकारी मिल जाएगा, है ना। तो ये होता है प्लग टॉप, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्लग टॉप है, ये सॉकेट है, ये अर्थिंग रॉड है, और ये क्या है, एक उपकरण जो सिंगल फेज की सप्लाई से चलती है, जिसके बारे में हम कब से बात करते आ रहे हैं, है ना। तो आइए एक और बात मैं आपको डिटेल से बताता हूं, वो चीज़ क्या है। ये क्या है, 2 घर है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये एक सब स्टेशन है ना। ये क्या है, एक सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर होता है उसका प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो डेल्टा में कनेक्ट होता है। डेल्टा की वाइंडिंग कैसी होती है, इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से 3 फेज निकले होते हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। और जो इसका सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो किस में होता है, वो स्टार में होता है। वो इस प्रकार से निकलता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से वो निकलता है, जिसमें से आर फेज, वाई फेज और ये बी फेज, और बीच में से एक क्या निकाल देते हैं हम, बीच में से यहाँ से एक न्यूट्रल निकाल देते हैं। बीच में से क्या निकाला जाता है, न्यूट्रल। तो वही देखिए, यह एक ये फेज है, फिर ये फेज है, फिर एक ये फेज है, फिर ये न्यूट्रल है, और ये क्या है, एक अर्थिंग भी आई हुई है। तो जो अर्थिंग आती है ना, अर्थिंग कई बार हमारे घरों तक सेपरेट आती है और कई बार सेपरेट नहीं भी आती है। सेपरेट आती है तो कैसे उसको इस्तेमाल में लेते हैं, ये देखिए हाउस नंबर फर्स्ट, इसने क्या किया, इसको सिंगल फेज की सप्लाई चाहिए, एक फेज ले लिया, एक न्यूट्रल ले लिया और साथ में अर्थिंग ले लिया, है ना। ये जो घर है ये पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। लीकेज करंट अगर इसमें होगा तो पूरी तरह से वहाँ के लोग सेफ्टी है, बड़ा
होशियार हैं यहाँ के लोग, बहुत पढ़े लिखे समझ में आते हैं ना। अब हाउस नंबर सेकंड देखिए, इसने क्या लिया, फेज ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, लेकिन अर्थिंग नहीं लिया, है ना, अर्थिंग नहीं लिया, बकचोद आदमी है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसने एक दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि अपना खुद का पर्सनल अर्थिंग बना लिया, है ना, समझदारी इसने दिखा दिया, पर्सनल अर्थिंग बना लिया। तो पर्सनल अर्थिंग बनाने से भी इसको सेफ्टी मिल गया। लेकिन वहीं पर देखिए कई सारे घर ऐसे हैं कि यहाँ पर देखिए एक तो न्यूट्रल आई है और फेज आया है, अर्थिंग आई नहीं है, अर्थिंग तो नहीं आई है, लेकिन इनको समझदारी दिखाना चाहिए, इनको अपना खुद का पर्सनल अर्थिंग यहाँ पर बनाना चाहिए, है ना, इस प्रकार से पर्सनल अर्थिंग बनाना चाहिए। लेकिन इनको नॉलेज नहीं है, इनको समझदारी नहीं है, इसलिए इन्होंने अर्थिंग नहीं लिया। अगर इनके घर में मान लीजिए कि जैसे अभी कूलर की बॉडी में करंट आ रही थी ना, अगर इन घर के कूलर के बॉडी में करंट आ गई ना, तो फिर बचाने वाला कोई नहीं है, इनको करंट का झटका लगना ही लगना है ना। तो इस प्रकार से कई बार क्या होता है कि अर्थिंग हमारे घरों तक सेपरेट आती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी आती है। नहीं आती है तो आपको प्रॉपर तरीके से आपको अर्थिंग, जैसे रॉड अर्थिंग मैंने आपको दिखाया था पहले, वो रॉड अर्थिंग वाला सिस्टम आपको अपनाना चाहिए। अगर आती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आपको घर तक अर्थिंग वायर जो है वो ले करके जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि लोड क्या होता है ना। ये क्या है, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है, डीएस है। यहाँ पर एक पावर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि सर्विस लाइन निकालती है। ये देखिए आपको पोल नजर आ रहे होंगे, ये सर्विस लाइन के पोल हैं। ये सर्विस लाइन के पोल कहाँ पर, यहाँ से जो 4 तार निकल के आए हैं ये कहाँ कनेक्ट हो गए, ये यहाँ पर कनेक्ट हो गए, 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग के लिए। हमने फेज को कंट्रोल किया किससे, एमसीसीबी से, और उसके बाद लगा दिया ईएलसीसीबी। ईएलसीबी यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अगर किसी प्रकार से अर्थ लीकेज होता होगा तो ये ट्रिप कर देगी, है ना। अब आपको क्या चलाना है, 3 फेज का मोटर चलाना है, तो 3 फेज ले आया आपने और एक अर्थिंग ले आया, है ना। और यहाँ पर क्या है कि आपका एक एसी है 3 फेज की, 3 फेज ले आया आपने, अर्थिंग ले आया, और इसी के साथ में वाटर हीटर है 3 फेज वाली, 3 फेज लाया, अर्थिंग लगाया, और फिर यहाँ पर सॉकेट है, पावर सॉकेट, तो 3 फेज ले आया और साथ में अर्थिंग ले आया, है ना। तो इस प्रकार से आप इन लोडों को सबको सप्लाई दे दिए, इनको क्या कर दिया आपने, सप्लाई दे दिया। लेकिन हमेशा 3 फेज वाली आपको, आपके घर में उपकरण थोड़ी होंगे, ऐसे भी होंगे जो फेज और न्यूट्रल से चलते हैं, यानी कि केवल एक फेज चाहिए उनको। जैसे कि ये पावर सॉकेट देखिए, केवल एक फेज चाहिए और एक न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, आपका CFL है, एक फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, सीलिंग फैन, एक फेज चाहिए, न्यूट्रल चाहिए, कनेक्ट कर दिया। ये सिंगल फेज का लोड हो गया, ये 3 फेज का लोड हो गया। ये क्या है, ये सिंगल फेज का, ये 3 फेज का लोड हो गया। अब जो पावर इनको हम चलाने के लिए खर्च करेंगे, उनका हमें क्या करना पड़ेगा, उनका हमें बिल देना पड़ेगा। तो बिल कैसे देंगे, है ना, बिल हमें कैसे देना होता है, उसके लिए हम उस मीटर लगाते हैं। जो हम एनर्जी खर्च करते हैं उस एनर्जी को पढ़ने के लिए, उस एनर्जी को देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक मीटर लगाते हैं। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि एनालॉग प्रकार का एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है। ये क्या है, एक एनर्जी मीटर है। एनर्जी क्या है, एक ऊर्जा है, यानी कि वॉट जो होता है, जो पावर होता है वो क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, और उसी एनर्जी को मापने के लिए एक मीटर लगा हुआ होता है। ये हमेशा किलो वॉट हावर में रीडिंग लेता है, यानी कि कितने किलो का पावर आपने यूज किया और कितने घंटे तक, यानी कि टाइम, कितना टाइम तक, उसको मल्टीप्लाई करके हम रीडिंग निकालते हैं। तो जितना आपने क्या किया, जितना आपने पावर यूज किया, उतने पावर का यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा, और रीडिंग के हिसाब से जो अपने अपने स्टेट का अलग अलग जो बिजली की यूनिट होता है पर रुपए यूनिट, उसके हिसाब से फिर बिजली का बिल हमें देना होता है ना। तो बिजली का बिल हम इसके माध्यम से देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक फेज और एक न्यूट्रल, यहाँ से एक फेज और एक न्यूट्रल। लेकिन इसमें एक बड़ा दिक्कत था, दिक्कत ये था बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी। बिजली की चोरी कैसे होती थी, इस बिजली की चोरी को कैसे पकड़ा जाता था। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो पावर जनरेट कर रही है, पावर जनरेट किया उसने, पावर को ट्रांसमिट किया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घरों तक ले आया। तो पूरा खर्चा कितना लगा, मान लीजिए कि एवरेजन 4 करोड़, कितना, एवरेजन 4 करोड़ का खर्चा आया। अब कोई भी, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कुछ भी आप काम करते हैं, कोई भी आप बिजनेस करते हैं, चाहते हैं कि आपको डबल मुनाफा हो। तो कंपनी चाहती है कि मुझे 4 करोड़ मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 12 करोड़ मिलना चाहिए। तो 12 करोड़ कैसे मिलेगा, जो हमारे घरों तक बिजली आती है ना, उस बिजली को उपयोग करने से पहले हमें कनेक्शन लेना पड़ता है, सरकारी कनेक्शन लेना पड़ता है कंपनी से। सरकारी कनेक्शन हमें मिलता है तो इस प्रकार का मीटर हमारे घर के सामने लगता है, और ये जब हम यूज करते हैं बिजली को तो ये मीटर बताती है कि कितना हमने यूज किया, फिर उसी के हिसाब से क्या आता है, उसी रीडिंग के हिसाब से हमारे घर में बिल आती है और हम पैसा देते हैं। लेकिन बिजली का चोरी इस मीटर से बहुत ज़्यादा होता था।
था, बिजली का चोरी बहुत ज़्यादा होता था। मान लीजिए कि जितने घर में सप्लाई आया उसमें से जितने लोगों ने कनेक्शन ले रखा है उनके हिसाब से एवरेजन अगर रीडिंग निकाला जाए और उस रीडिंग को पैसे में कन्वर्ट किया जाए तो कितना पैसा आता है, मान लीजिए कि 10 करोड़। कितना? 10 करोड़। तो फिर 2 करोड़ कहाँ गया? 2 करोड़ का लोचा कैसे हो गया? 2 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? 2 करोड़ का घोटाला ऐसे हो गया कि 2 करोड़ बिजली चोरी हो गई। 2 करोड़ मतलब कि इतना बिजली चोरी हुआ कि अगर उसका हमें पैसा मिलता तो अमाउंट कितना आता? 2 करोड़। तो इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा बिजली की चोरी होता था, उसे रोकने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? एक डिजिटल प्रकार का एनर्जी मीटर ले आया। ये डिजिटल प्रकार की एनर्जी मीटर जो होती है ना, पूरी तरह से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना। उसमें क्या होता है कि इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में हमें सब कुछ दिखता है, अंदर का रीडिंग दिखता है, और फिर ये पूरी तरह से सील्ड होता है। अगर इसके सील को किसी ने तोड़ा ना तो उसको ऊपर एफआईआर होगा, उसके ऊपर एफआईआर तो होगा ही होगा, साथ में पेनाल्टी भी भरना पड़ेगा। तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, है ना? जितने की दुल्हन नहीं उतना मुंह दिखाई हो जाएगी। तो फिर इस प्रकार के मीटर में बिजली की चोरी ना के बराबर होती है। लेकिन फिर भी आज के ऐसे टेक्निकल खिलाड़ी हैं जो चोरी कर लेते हैं, लेकिन इसमें 99% ऐसा चांस है कि नहीं हो पाती है ना। अब इसके अंदर एक लैंप जलता है। वो लैंप किस कंडीशन में जलती है? एक कंडीशन है कि जब मतलब कि इसमें मेंस आ रही होगी, जब ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही होगी मीटर तक, तब जलती है। और एक छोटा सा कंपनी ने, क्या घोटाला ही मैं उसको कहूंगा, कि छोटा सा एक लैंप लगा दिया कंपनी, यानी कि इसके अंदर 2 लैंप लगी होती, एक तो मेन सप्लाई बताने के लिए और दूसरा सप्लाई नहीं रहेगी ना तो भी वो ग्रीन कलर की जलती है, छोटी सी। वो कितना पावर यूनिट खर्च कराती है? वो 0.40, कितना? 0.40 यूनिट। तो आप समझिए 140 करोड़ जनता, आज के टाइम पे 140 करोड़ जनता अगर बिजली का कनेक्शन लेता है और हर घर में 0.40 यूनिट फ्री का बिजली खर्च हो रहा है, यानी कि दूसरा वाला जो लैंप है वो जलता है तो वो भी पावर खपत कराता है। और पावर कितना खपत कराता है? 1 घंटे में 0.40 यूनिट। तो आप सोचिए कि एक महीने का एवरेजन 140 करोड़ के घर का अगर निकाला जाए यूनिट तो कितना आता है, और उस यूनिट को अगर पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये करोड़ों में आता है। तो इसको मैं एक तरह से घोटाला ही कहूंगा कि डबल यहाँ पर इंडिकेटिंग के लिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आता है उसी के लिए लगा दीजिए, है ना। मेन हमें पता चले, और जब मेन नहीं आएगा तो फिर वो नहीं जलेगी, हमें पता चल जाएगा कि भाई मेन सप्लाई नहीं आ रही है, लाइट कट है ना। तो ये एक घोटाला ही है। तो ये पूरा सिस्टम होता है बिजली की चोरी रोकने के लिए। हमने क्या कर दिया? इसको कर दिया। अब देखिए कई बार होता ये है कि ये जो बिजली की यूनिट आती है ना, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है लोड पर। किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है लोड। लोड का मतलब क्या है? जैसे आपने मोटर चलाया, आपने पंखा चलाया, वो क्या है? एक लोड है। किसके लिए? एक सर्किट के लिए, एक लाइट के लिए, एक बिजली के लिए वो लोड के रूप में काम करता है। और लोड किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है पीएफ। पीएफ मीन्स पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर क्या होता है आइए समझते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है? देखिए, जैसे कि पावर फैक्टर लोड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रजिस्टिव लोड, जिसका पावर फैक्टर यूनिटी के करीब रहता है, यानी कि इकाई के आसपास रहता है। एक होता है इंडक्टिव लोड, जिसका पावर फैक्टर लैगिंग में रहता है। और एक होता है कैपेसिटिव लोड, जिसका लीडिंग में रहता है पावर फैक्टर, है ना। अगर मान लीजिए कि जितना ज़्यादा पावर फैक्टर डल रहेगा, जितना पावर फैक्टर घटिया रहेगा, उतना ज़्यादा आपका यहाँ पर पावर लॉस होगा और बेवजह आपको बिजली का खर्चा उठाना पड़ेगा। जैसे कि एक हीटर है, ये क्या है? 90 वॉट की हीटर है। कितना? 90 वॉट की हीटर है। आपके घर में जो सप्लाई आएगी तो उस सप्लाई से आपको कितना पावर लेना है? 90 वॉट लेना है, ताकि ये हीटर चल सके, है ना। ये हीटर क्या है? रजिस्टिव लोड है। रजिस्टिव लोड यानी कि 90 वॉट क्या है? इसका वास्तविक पावर है, और 90 वॉट ही इसको इनकमिंग पावर चाहिए इसको चलने के लिए, वो भी एक प्रकार का वास्तविक पावर ही है। अगर ये लोड, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है? एक मोटर है, यहाँ पर क्या है? एक एसी मोटर है। ये एसी मोटर है जो 90 वाट का है ना। ये लैगिंग प्रकार का पावर फैक्टर जनरेट करता है। तो 90 वाट तो ये है, और जो इनकमिंग सप्लाई इसको आप देंगे फेज न्यूट्रल, ये 90 वाट पावर नहीं, ये 120 वाट पावर खर्च कराएगी। क्यों? क्योंकि इसका पावर फैक्टर ना कम है, इकाई से बहुत कम है, और इकाई से बहुत कम है तो 90 वाट तो जो इसको चाहिए वास्तव में उसको उतना देना ही पड़ेगा इनकमिंग से। और जो वास्तव के अलावा जो 30 वाट खर्च हो रहा है, वो पावर फैक्टर खराब होने की वजह से उतना पावर खर्च हो जा रहा है। तो जो बिजली
कंपनी है ना, उसको इससे मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि जितना रीडिंग आएगा उतना आपसे वो पैसा लेगा, है ना। तो इसको सुधारने के लिए, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस होता है, इसको लगाया जाता है। ये पावर फैक्टर को हमेशा क्या करता है, लगभग इकाई के पास रखता है, लगभग इकाई तक मेंटेन करके रखता है। और जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं वहां पर देखिए कैपेसिटर एक पैनल होता है, उस पैनल के जरिए क्या करते हैं, पावर फैक्टर को सुधारते हैं, है ना। आइए देखते हैं दोस्तों पावर फैक्टर होता क्या है, समझिएगा चीज को। लोड मैंने आपको बताया 3 प्रकार का होता है। एक होता है रजिस्टिव, रजिस्टिव का मतलब जैसे कि हीटर जिसके अंदर कॉइल नहीं है, जिसके अंदर वाइंडिंग नहीं है, वो क्या है, रजिस्टिव लोड, है ना। ये किस प्रकार का लोड हो गया, ये रजिस्टिव लोड हो गया। इंडक्टिव लोड का मतलब जिसके अंदर कॉइल है वो क्या होगा, वो इंडक्टिव लोड, IL। जैसे कि मोटर के अंदर वाइंडिंग है, इंडक्टिव लोड, सीलिंग फैन के अंदर वाइंडिंग है, इंडक्टिव लोड, कूलर के अंदर वाइंडिंग है, इंडक्टिव लोड, है ना। जिसके अंदर वाइंडिंग होगा वो इंडक्टिव लोड होगी। और इसी के साथ में कैपेसिटिव लोड, कैपेसिटर होता है, ये क्या होता है, ये कैपेसिटिव लोड के अंतर्गत आती है ना। इसका जो होता है पावर फैक्टर लगभग इकाई के बराबर होता है। इसका जो होता है बहुत कम, 0.6 से 0.7 के बीच होता है, और इसका 0.8 से 0.9 के बीच होता है। आपको इकाई पावर फैक्टर के पास रखना है, तब जाकर के आपका जो फालतू का लॉस हो रहा है ना, वो लॉस से आप बच सकते हैं, है ना। अब देखिए ये पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर ये होता है कि जो जनरेटर होता है, जो पावर को पैदा कर रहा है, वो पावर पैदा करता है। जैसे कि P हो गया पावर, P बराबर क्या होता है, VI। V मीन्स क्या हो गया, वोल्टेज, V मीन्स वोल्टेज, I मीन्स क्या हो गया, करंट। यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये लोड पे डिपेंड करता है। ये अगर आपने एक हीटर लगाया है तो जो करंट और वोल्टेज के बीच में डिफरेंस आएगा वो 0 डिग्री का आएगा। जैसे कि देखिए यहां से ये रेड वाला क्या है, ये रेड वाली वोल्टेज है, और ये क्या है, ये ब्लैक वाली करंट है ना। तो यहां से देखिए जनरेट हुआ वोल्टेज और साथ में ही जनरेट हो गया करंट, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या आ गया, 0 डिग्री का डिफरेंस आ गया। तो पावर फैक्टर इकाई के पास रहेगी, है ना। अब इसमें देखिए इंडक्टिव लोड है, जैसे कि मोटर, पंखा, सीलिंग फैन, ये हो गया, कूलर वगैरह हो गया। इसमें वोल्टेज तो 0 टाइम पे, ये क्या है, ये टाइम है, यहाँ पर T दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर 0 है, 0 टाइम पे यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो गया, लेकिन करंट का कोई पता ही नहीं। करंट देखिए इतना गैप के बाद, यानी कि 0.5 सेकेंड के बाद फिर करंट जनरेट होता है, तो इसके बीच में क्या हो गया, टाइमिंग का डिफरेंस हो गया, तो पावर फैक्टर घट जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पर कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, और कैपेसिटिव लोड में क्या हुआ कि वोल्टेज तो अपने टाइम पे ही यहाँ पर जनरेट हो रहा है, यानी कि वोल्टेज जनरेट होने से पहले ही करंट जनरेट हो रही है। ये देखिए वोल्टेज जनरेट होने से पहले ही करंट जनरेट हो जा रही है, यानी कि करंट जो है वो पीछे हो जा रही है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर, यहाँ पर भी पावर फैक्टर ठीक ही होता है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं होता। देखिए उतना भी ठीक नहीं होता है, इकाई के हमें करीब चाहिए, हमें क्या चाहिए, इकाई के करीब। तो इस प्रकार से पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर अगर कोई पूछे कि किस लोड में कितना होता है, एग्जाम में पूछता है रजिस्टिव लोड में कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, इकाई। इंडक्टिव लोड में कितना होता है, 0.6 से 0.7 लैगिंग। अगर पूछे कैपेसिटिव लोड में कितना हो, 0.8 से 0.9 लीडिंग, है ना। ये होता है लोड, और इस प्रकार से लोड पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये क्या हो गया आपका लोड और पावर फैक्टर के बीच की कहानी, ठीक है ना। तो हर चीज आपने देख लिया कि पावर फैक्टर क्या होता है, कब करंट का झटका लगता है, कब करंट का झटका नहीं लगता, फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, और अर्थिंग क्या होता है। आई होप आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।